का पूरा विपक्ष जो है ये प्रधानमंत्री बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। टुनाइट एट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। चुनावी साल में कुर्सी का किस्सा दिलचस्प होता जा रहा है। जनता की हर बात को 2019 के जनादेश की झांकी के तौर पर देखा और दिखाया जा रहा है। चुनावी अखाड़े में उतरने से पहले सभी दलों के दिग्गज किन मुद्दों को वार्म कर रहे हैं और खुद को अप रखने के लिए विरोधियों को कैसे डाउन कर रहे हैं, यही समझाने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां आज 2019 का ट्रेलर सामने आया है। मराठा आंदोलन से परेशान बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। निकाय चुनाव में बीजेपी ने डबल धमाका किया है। जलगांव नगर निगम और सांगली नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली है। बीजेपी के लिए ये जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि इन दोनों नगर निगमों में वो सत्ता में नहीं थी और यहां उसने अकेले दम पर परचम लहराया। 75 सीटों वाले जलगांव नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को बहुमत से काफी ज्यादा सीटें मिली। बीजेपी ने जहां 75 सीटों पर कब्जा जमाया, वहीं शिवसेना 15 सीटें ही बचा पाई। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन का यहां खाता भी नहीं खुल पाया, तो वहीं एमआईएम को 3 सीटें मिली हैं। सांगली नगर निगम की बात करें तो यहां की कुल 78 सीटों में से 41 सीटें जीतकर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। वहीं कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन को 35 सीटें मिली हैं। खास बात यह है कि सांगली में शिवसेना का खाता तक नहीं खुल पाया। वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। जलगांव और सांगली में बीजेपी की जीत में से शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना पहले ही कह चुकी है कि अगला चुनाव वो बीजेपी के साथ नहीं बल्कि अकेले लड़ेगी। अकेले निकाय चुनाव लड़ने पर जो हाल हुआ है उससे शिवसेना के होश उड़ गए हैं। बीजेपी ने तो जलगांव में शिवसेना को ही गद्दी से हटाया है, तो वहीं सांगली में कांग्रेस एनसीपी को सत्ता से धकेला है। सांगली में जिस तरह से शिवसेना का खाता नहीं खुला, उससे उद्धव ठाकरे की पार्टी भी हैरान है और परेशान भी। उधर जलगांव और सांगली नगर निगम की जीत से बीजेपी का हौसला बढ़ा है। निकाय चुनाव की जीत को भी बीजेपी बड़ा मान रही है और जमकर जश्न मना रही है। अगले साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, साथ ही लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में जीत बीजेपी के लिए उत्साह बढ़ाने वाली है। जलगांव और सांगली में जिस प्रकार से अभूतपूर्व यश भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दिया है, मैं सभी नागरिकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास और विश्वास की जो राजनीति शुरू हुई है, महाराष्ट्र में हर चुनाव में उसी के ऊपर लोगों ने मुहर लगाई है। और अब बात मराठा आरक्षण आंदोलन की। महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग को लेकर एक और मराठा युवक ने जान दे दी। औरंगाबाद के चिकलथाना के रहने वाले 21 साल के उमेश इंदायत ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उमेश मराठा आरक्षण आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करता था। उमेश ने खुदकुशी से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें लिखा था कि मैं मम्मी पापा से माफी मांगता हूं। मुझे उन्होंने बहुत पढ़ाया लिखाया, मगर मैंने उनका सपना पूरा नहीं किया। बीएससी करने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। मैं मराठा हूं। औरंगाबाद में मराठा युवक उमेश की आत्महत्या से गुस्साए लोगों ने औरंगाबाद में सड़क पर प्रदर्शन भी किया। उमेश की मौत के साथ ही अब तक महाराष्ट्र में 7 लोगों ने आरक्षण की मांग को लेकर आत्महत्या की है। अकेले औरंगाबाद में ही 4 मराठा युवकों ने जान दी। उधर मुजफ्फरपुर कांड पर घिरी बिहार की नीतीश सरकार के दिन आजकल ठीक नहीं चल रहे। बालिका गृह में बच्चियों के यौन शोषण को लेकर सवालों से घिरी बिहार सरकार सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर फिर से कटघरे में है। ताजा मामला जेडीयू विधायक के बेटे की संदिग्ध मौत को लेकर है, जिसकी लाश पटना के राजेंद्र नगर इलाके में नालंदा मेडिकल कॉलेज के सामने रेलवे ट्रैक पर से मिली है। रुपौली से जेडीयू विधायक बीमा भारती का बेटा दीपक बीए फर्स्ट ईयर का छात्र था और बेंगलुरु में रहकर पढ़ाई कर रहा था। इस समय वो छुट्टियों पर घर आया हुआ था। बताया जा रहा है कि दीपक बीती रात अपने 2 दोस्तों के साथ घर से निकला था। ऐसे में वो रेलवे ट्रैक तक कैसे पहुंचा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। 2 लोगों को डिटेन किया है पुलिस ने। एक का नाम ऋतिक है, दूसरे का नाम मृत्युंजय है। ये दोनों ही बेहद करीब माने जाते थे दीपक के, और इन दोनों के ही कहने पर दीपक उनके घर गया था पार्टी मनाने के लिए। बाद में इन्होंने पुलिस को यह भी जानकारी दी है कि बीच में दीपक बाहर निकलता है कमरे से सिगरेट पीने के बहाने, और सिगरेट पीता भी है या नहीं पीता ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसी बहाने वो बाहर निकलता है और उसके बाद फिर दीपक कभी वापस नहीं लौट करके आया। सुबह परिवार वालों को जानकारी मिलती है कि दीपक की लाश पटरी के किनारे पड़ी हुई है, और ये जानकारी इनके दोनों मित्रों ने ही परिवार वालों को दी। अभी ये साफ नहीं है कि दीपक की मौत कैसे हुई। पुलिस फिलहाल हत्या, आत्महत्या और हादसा तीनों एंगल से मामले की जांच की बात कह रही है, लेकिन इंडिया न्यूज से बातचीत में घटनास्थल का मुआयना करने वाले नीतीश सरकार के मंत्री ही इसे साफ साफ हत्या का मामला बता रहे हैं।
कि हम वहां गए हैं प्लॉट पर, हम जो देखे हैं दीपक का लाश जहां पड़ा हुआ था, अगर एक्सीडेंट होता तो वहां ब्लड होती, ब्लड भी नहीं है। दीपक को यहाँ देखे हम चाकू से पूरा गोदा हुआ है, यहाँ गोदा हुआ है। दीपक के गले में सोने का चेन था, चेन नहीं है। दीपक को इस हाथ टूटा हुआ है, इसमें हाथ में तूने ये हाथ मोचार दिया है, उसके कमर में चाकू के दाग है, पैर में कटा हुआ है। तो इंटरनल इंजरीज बहुत सारे हैं, लेकिन आपको लगता है कि पोस्टमार्टम शायद इस पर कुछ रोशनी दे पाएगा? प्री मॉर्टम इंजरीज हैं या एंटी मॉर्टम इंजरीज हैं, उसके बाद शायद तस्वीर साफ हो सकती है। एकदम निश्चित रूप से पोस्टमार्टम में गया है। आप देखिए कि पोस्टमार्टम में जो आएगा निश्चित रूप से साफ हो जाएगा कि उनकी हत्या की गई है। विधायक के बेटे की मौत का गर्लफ्रेंड कनेक्शन भी सामने आ रहा है। दीपक बीती रात अपने दोस्तों के साथ पटना में पार्टी कर रहा था। दोस्तों के मुताबिक पार्टी के दौरान वो बार बार अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र कर रहा था। दोस्तों ने यह भी बताया कि दीपक अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं थे। दोस्तों के मुताबिक दीपक का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था, जिस वजह से वो बहुत परेशान चल रहा था। हालांकि विधायक के करीबी दीपक की मौत के इस कनेक्शन को खारिज कर रहे हैं। गांव में ही वहां इस सब का था, एक गांव में लड़का लड़की कुछ इधर मैंने चला था इसमें, लेकिन वह घटना यहाँ आकर के इस तरह का होगा ऐसा संभव नहीं हो नहीं सकता। इसलिए कि वो जो गांव का है, इसका घर है, उसका घर पड़ोस का है, दोनों नाबालिग था। बेटे की मौत की खबर पाकर विधायक बीमा भारती मौके पर पहुंची। बेटे की लाश देखकर वो होश आवाज खो बैठी। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उन्हें संभाला। रोते रोते वो बार बार अपने बेटे की हत्या किए जाने की बात कह रही थी। पार्टी के विधायक के बेटे की हत्या की खबर पाकर सीएम नीतीश कुमार सांत्वना देने बीमा भारती के घर पहुंचे। उन्होंने मामले के जल्द खुलासे का भरोसा दिलाते हुए जांच के आदेश दे दिए। वहीं बिहार में जेडीयू विधायक के बेटे की मौत ने सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की पहचान सुशासन बाबू के रूप में होती रही है, लेकिन अगर आंकड़ों की माने तो हालात नीतीश कुमार की पहचान के बिल्कुल उलट हैं। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में हर दिन 250 लोगों की हत्या हो रही है। बीते 5 महीने में सूबे में 1252 लोगों की हत्या हो चुकी है, जबकि इतने ही समय में हर रोज डकैती की 26 और लूट की 143 वारदातें हो रही हैं। अपहरण की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। हर रोज सूबे में 821 अपहरण की और 122 रेप की वारदातें हो रही हैं। सूबे में बढ़ते अपराध और रोज आ रही ऐसी खबरों पर राजनीतिक हमला होना लाजमी है। वहीं जेडीयू कानून व्यवस्था पर हो हल्ले को नौटंकी बता रही है। परसों हम लोग जंतर मंतर दिल्ली में भी प्रदर्शन हम लोग करने का काम करेंगे और ये दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री जो हैं किस प्रकार से अपराधियों को बिहार में संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और नई डबल इंजन की सरकार में किस प्रकार से बच्चियों के साथ इस तरह का शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, गैंग रेप हो रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर पे कोई काबू सरकार का नहीं रह गया। जब अपराधी लोग सत्ता में बैठे हों तो न्याय की क्या उम्मीद की जा सकती है? तो सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए नौटंकी कर रहे हैं, इसलिए उनके प्रदर्शन से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। बिहार की पब्लिक जानती है, सरकार कार्रवाई कर रही है। तो जेडीयू विधायक के बेटे की संदिग्ध मौत के बीच बिहार में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड पर सियासी घमासान जारी है। इसी घमासान के बीच सीएम नीतीश ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। मुजफ्फरपुर के इस जघन्य कांड में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज ने नीतीश सरकार को घेर रखा है। नीतीश पर लगातार इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा है। विपक्षी दलों ने नीतीश की चुप्पी पर बार बार सवाल उठाए, जिसका नतीजा बिहार सीएम के बयान के तौर पर सामने आया। नीतीश ने पटना में एक कार्यक्रम में कहा कि वो इस घटना पर शर्मिंदा है। कई ऐसी घटनाएं घट जाती है, मुजफ्फरपुर में ऐसी घटना घट गई कि हम लोग शर्मसार इतनी तकलीफ में और आत्मग्लानि के हम लोग अब शिकार हो गए। समझ में नहीं आता है कि समाज में कैसी कैसी मानसिकता के लोग हैं। मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में 34 नाबालिग लड़कियों के साथ महीनों तक रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि इसी मामले में मुख्य आरोपियों में से एक मधु कुमारी अभी भी फरार है। सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस भेजा है, लेकिन इस सनसनीखेज घटना को लेकर सीएम नीतीश अब तक चुप थे, जिस पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। अब नीतीश इस मामले पर खुलकर बोले हैं। घृणित घटना, ये पाप किया है, पाप कर रहे हैं, तो सजा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम सबों को यह भी सोचना है कि भाई सिस्टम ऐसा हो,
हमारा तंत्र इस तरह से विकसित होना चाहिए, हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं न घटें और उसके लिए हम सबों को काम करना होगा। अब सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, ये नीतीश कुमार ने नहीं बताया। उधर आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर कांड को लेकर राजनीतिक लड़ाई तेज कर रखी है। आरजेडी ने इस मामले को लेकर कल से दिल्ली के जंतर मंतर सहित बिहार और देश के दूसरे हिस्सों में धरना देने का ऐलान किया है। इस बीच जंतर मंतर पर आयोजित धरने में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी समेत कई दूसरे राजनीतिक दल भी शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस धरने में शामिल हो सकते हैं। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी धरने में पहुंच सकते हैं। तेजस्वी लगातार इन नेताओं के संपर्क में है। जंतर मंतर पर धरना देने के बाद आरजेडी नेता कैंडल मार्च भी करेंगे। उधर एनडीए के घटक दल एलजेपी ने आरजेडी के इस धरने को पॉलिटिकल स्टंट करार दिया। तो कहीं न कहीं विपक्ष को लगा कि इसको दबाने की कोशिश, जिस तरह से सृजन घोटाले को दबाने की कोशिश की गई थी और उनके सारे आरोपी गायब हो गए और जिस तरह से जो भी घटना घटी उसमें, तो हमें एक डर था क्योंकि अभी केंद्र में और राज्य में दोनों की सरकार है। और जिस तरह से आपको पता है कि पिछले कुछ समय से सरकार इन एजेंसियों का इस्तेमाल करती आई है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो। तो ये एक आशंका थी विपक्ष को और विपक्ष एकजुट होकर के इस मामले को, बिहार की इस मामले को उठाया है और उसी को लेकर के कल हम जंतर मंतर पे धरना और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। मुझे लगता है कि अब जब जांच चल रही है और ये विश्वास राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा दिला दिया गया है कि इसके जो भी दोषी हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो उसके बाद आप इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं समझ के पर है। बट बहरहाल मैं बस इतनी अपेक्षा रखता हूं कि जो भी दोषी हों उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में कम से कम कभी ऐसी घटना न घटे। असम में एनआरसी के मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज फिर से हंगामा हुआ। राज्यसभा में जहां गृह मंत्री ने इस मामले को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया, वहीं लोकसभा में टीएमसी ने गुरुवार को असम में अपने सांसदों और विधायकों के डेलीगेशन के साथ जो बदसलूकी हुई उस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। इसके चलते प्रश्नकाल के दौरान सदन की बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। राज्यसभा में गृह मंत्री ने एनआरसी को लेकर विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष करार दिया। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने ये कहा कि कई अहम लोगों के नाम लिस्ट में शामिल नहीं है, ऐसे में प्रक्रिया को कैसे एकदम ठीक माना जाए। पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से फेयर है और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव है, कोई भेदभाव न हुआ है और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं न आगे कोई भेदभाव होगा। और इस प्रकार के आरोप यदि कोई लगाता है तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। मैं इस बात पर पुनः बल देना चाहता हूं सभापति महोदय कि फाइनल एनआरसी के पहले सभी को लीगल प्रोविजंस के अनुसार क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस यह भी फाइल करने का पूरा अवसर मिलेगा। आपने कहा कि बिल्कुल फेयर एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस चल रहा है। अगर ये फेयर एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है तो ये आर्मी 30 साल, एयरफोर्स 30 साल करने के बाद भी बाहर कैसे है? तो मेरे ख्याल में माननीय गृह मंत्री जी को कहना चाहिए कि प्रोसेस पे गड़बड़ हो सकता है। अगर आप पहले ही कहेंगे प्रोसेस ठीक है तो फिर आगे करना क्या? राइट, ये मुझे आपसे जरूरी अनिवार्य कहना है। और एक क्वेश्चन इन्होंने उठाया कि सरकार को भी एक भाषा में, सरकार और पार्टी एक भाषा में कहनी चाहिए। कोई कहता हमने किया, कोई कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किया। राजनाथ सिंह ने बहस के दौरान यह भी कहा कि कोई भी देश ये तो चाहेगा कि वो जाने कि उसके देश में कितने विदेशी हैं। इसकी जानकारी रखना स्वाभाविक है। यह विषय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। दुनिया का चाहे कोई भी देश हो, हर देश कम से कम इतना तो चाहेगा कि हमारे देश में कितने हमारे नेशनल्स हैं और कितने हमारे यहां फॉरेनर्स हैं। इसकी जानकारी रखना किसी विदेश के लिए वह स्वाभाविक है, यह उसका दायित्व बनता है। वहीं एनआरसी के मुद्दे पर शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी अब टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई की तरह हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मुद्दे को काफी आक्रामक तौर पर उठा रही हैं और लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं। वहीं बीजेपी ने अब ममता के खिलाफ वीडियो वॉर शुरू कर दिया है। बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें पिछले कुछ समय में बंगाल में हुई घटनाओं को दिखाया गया है। वीडियो के अंत में बीजेपी ने लिखा है कि बंगाल के लिए चिंता करने की जरूरत है। बीजेपी ने वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने में नाकाम रही हैं और अब देश को गृह युद्ध और ब्लड वॉर को लेकर भी चेता रही हैं।
अगर ऐसा है तो बंगाल को चिंता करने की जरूरत है। यहाँ पे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को देखा जाता है कि उनकी हत्या की जाती है, कुछ बच गए लेकिन अभी भी अस्पताल में है। इसलिए इसका शीर्षक मैं यूटर्न दीदी रखना चाहती हूँ। यूटर्न इसलिए क्योंकि 2005 के बाद जब उनकी गाड़ी चली एनआरसी के खिलाफ, एनआरसी के बाजू में, उन्होंने कहा कि एनआरसी होना चाहिए और इस पे काम होना चाहिए। खुद राज्यसभा की वीडियो टेप्स बाहर निकल रही हैं एंड वी कैन सी व्हाट शी हैड सेड एंड हाउ शी हैड बिहेव्ड इन 2005 एंड सडनली आई डोंट नो इट टुक फॉर हर वेरी लॉन्ग यू टर्न बाय 2018 to speak something which is so undemocratic and so non-Indian, non-nationalist. उधर टीएमसी असम के सिलचर एयरपोर्ट पर अपने सांसदों और विधायकों के डेलीगेशन से हुई बदसलूकी पर भड़की हुई है। तृणमूल कांग्रेस के 6 सांसदों और 2 विधायकों का डेलीगेशन एनआरसी ड्राफ्ट सामने आने के बाद जमीनी हालात की जानकारी लेने के लिए दौरे पर पहुंचा था, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया गया और हिरासत में ले लिया गया। आरोप है कि टीएमसी नेताओं से पुलिस ने बदसलूकी की। अब टीएमसी ने इस कार्रवाई के खिलाफ 4 और 5 अगस्त को पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। एनआरसी जारी होने के बाद असम जा रहे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को सिलचर हवाई अड्डे पर रोके जाने वाले नेताओं ने आरोप लगाया कि उनके साथ घुसपैठिए जैसा बर्ताव किया गया और वापस भेज दिया गया। डेलीगेशन में शामिल सांसद काकोली घोष ने आरोप लगाया कि जिस तरह सांसदों और राज्य के मंत्री को परेशान किया गया वो ये दिखाता है कि लोकतंत्र खतरे में है। अब बात प्रियंका गांधी को लेकर आई एक बड़ी खबर की। क्या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी? क्या सोनिया गांधी की बेटी के लिए रायबरेली की सीट छोड़ी जाएगी? ऐसे तमाम सवाल आज फिर से इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि कांग्रेस प्रियंका के चुनाव लड़ने की संभावनाओं से इनकार नहीं कर रही है। कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक अभी ये तय नहीं है कि सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या नहीं। इसे लेकर सोनिया से बात होगी। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से आई इस खबर से साफ है कि सोनिया के चुनाव न लड़ने और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने से इनकार नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही है कि प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में कब आएंगी। हाल ही के दिनों में हमने देखा कि राहुल गांधी को प्रियंका गांधी ने पीछे से मदद करी, लेकिन आगे पर्दे के सामने प्रियंका नहीं आई। लेकिन कांग्रेस के उच्च सूत्र ये बता रहे हैं कि 2019 का चुनाव प्रियंका गांधी लड़ सकती है। अभी इस पर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि हो सकता है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा गरमाने लगा है। बीजेपी की जीत पर विपक्ष कई दफे कह चुका है कि ईवीएम से छेड़छाड़ कर जीत हासिल की गई है। कई विपक्षी दल ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत करते रहे हैं। अब ऐसे 17 विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव आयोग से संपर्क करने वाले हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग रखने वाले हैं। जो विपक्षी दल बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने वाले हैं उनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, जनता दल सेक्युलर, वाईएसआर कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, राष्ट्रीय जनता दल के नाम मुख्य हैं। जहां एक तरफ विपक्षी दलों का कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने से धांधली रुकेगी, तो वहीं सरकार कह रही है कि 21वीं सदी में भी बैलेट पेपर की वकालत करना हैरानी भरी बात है। लोगों के मन में शक और शुभा है और काफी है, हजारों हैं, तो उसके बाद एक उपकरण के हाथों अपने प्रजातंत्र को गिरवी नहीं रख सकते हैं। और इसलिए मैं दरखास्त करूंगा चुनाव आयोग से कि अगर आवाम के मन में शक और शुभा है तो दूर करिए, आइए चले बैलेट की ओर। 21वीं शताब्दी में हम सदी में चल रहे हैं और उस समय अगर ये सोचना कि ईवीएम नहीं होना चाहिए, जिसमें मिनिमल जिसको कहते हैं त्रुटि होती है, बिल्कुल डर रहे हैं। उनके पास में विकास के कोई मुद्दे नहीं है, विकास का मुद्दा नहीं है तो अनर्गल बातें करो, तो ये फालतू की अफवाह फैलाओ, तो इसमें कोई दम नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब बात पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मास्टरमाइंड और हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की। जिस मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी के लिए भारत सरकार एंटीगुआ से गुजारिश कर रही है, उसी एंटीगुआ सरकार के एक खुलासे से मोदी सरकार गिर गई है। एंटीगुआ के कानून मंत्री स्ट्रेजॉय बेंजामिन ने दावा किया है कि भारत की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद ही 2017 में मेहुल चौकसी को नागरिकता दी गई थी। हालांकि पीएनबी घोटाला सामने आने से पहले ही मेहुल चौकसी को एंटीगुआ की नागरिकता मिल गई थी।
थी, लेकिन मेहुल पर हुए इस नए खुलासे को लेकर कांग्रेस ने सीधे मोदी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस का कहना यह है कि मेहुल चौकसी के दूसरे फ्रॉड के बारे में 2015 से ही सरकार को जानकारी थी, फिर भी भारतीय एजेंसियों ने मेहुल चौकसी को लेकर एंटीगुआ को क्लियरेंस दे दी। कांग्रेस ने तंज कसा है कि मोदी सरकार का नया नारा है भगोड़ों का साथ, भगोड़ों का विकास। तो उधर बीजेपी ने कहा है कि मेहुल चौकसी के कांग्रेसियों से सीधे संबंध रहे। और अब बात कांग्रेस पर चढ़ते भगवा रंग। इसे बीजेपी के हिंदुत्व की काट कहीं या फिर राहुल गांधी के मंदिर दर्शन का असर। अब कांग्रेस भी भगवा चाल चलने लगी है, जिसका नमूना दिखा लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर। यूपी की राजधानी में कांग्रेस मुख्यालय में अलग से एक मीडिया हॉल है, जिसे भगवा रंग से रंग दिया गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता इसी कमरे में बैठते हैं और कमरे की दीवारें जब भगवा रंग में रंगी नजर आई तो सवाल उठने लाजमी थे। जब सवाल उठने लगे तो कांग्रेस के भी पसीने छूटने शुरू हो गए। आनंद फानंद में कांग्रेस दफ्तर के मीडिया हॉल की दीवारों पर लीपापोती शुरू हो गई। पहले दीवार पर लगे गाढ़े भगवा रंग को छुड़ाया गया और फिर इसे नए सिरे से सफेद रंग से रंगा गया। मीडिया हॉल पहले से ही सफेद रंग में रंगा हुआ था, लेकिन जब रंग रोगन शुरू हुआ तो इसे सफेद से भगवा किया गया था और अब फिर से इसे सफेद कर दिया गया है। कलर को लेकर इस कंफ्यूजन पर जब सवाल उठाया गया तो कांग्रेस कुछ अलग ही दलील देती नजर आई। कांग्रेस का कहना है कि भगवा बीजेपी का ट्रेडमार्क नहीं है। कांग्रेस ने भगवा रंग को सनातन परंपरा से भी जोड़ दिया। हालांकि जब पूछा गया कि फिर भगवा रंग सही था तो उस पर सफेद रंग क्यों पोत दिया गया, तो कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके और कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह अब वीआईपी नहीं रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने चुनावी साल में वीआईपी लिस्ट से दिग्विजय सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा में अब कटौती की जाएगी। राज्य सुरक्षा समिति ने मध्य प्रदेश में नए सिरे से वीआईपी लोगों की अनुशंसा की है। इस अनुशंसा के बाद गृह मंत्रालय ने सुरक्षा के लिहाज से वीआईपी की लिस्ट तैयार की है। अभी तक चौथे नंबर के वीआईपी रहे दिग्विजय सिंह को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। वहीं उनकी जगह मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ का नाम शामिल किया गया है। जो नई लिस्ट बनी है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में वीआईपी नंबर 1 फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही हैं। दूसरी वीआईपी के तौर पर पूर्व सीएम बाबूलाल गौर का नाम पहले की ही तरह लिस्ट में शुमार है। मध्य प्रदेश में तीसरे वीआईपी का दर्जा पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री उमा भारती को मिला है, तो वहीं चौथे नंबर के वीआईपी के तौर पर अब कमलनाथ की एंट्री भी हो गई। हिंदुस्तान बाढ़ से तबाह है तो वहीं यूरोप को पसीने छूटे। यूरोप के जिन देशों में गर्मियों में भी भारत की सर्दी ज्यादा ठंड पड़ती थी, वहां भी पारा रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में यूरोप के कुछ हिस्सों में गर्मी अभी और बढ़ सकती है। यहां तक कि यूरोप में गर्मी का 41 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट सकता है। यूरोप के कई देशों में गर्मी बढ़ने से लोगों का बुरा हाल है। वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन का नतीजा बता रहे हैं। स्पेन और पुर्तगाल में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक अफ्रीका से आ रही गर्म हवाओं को इसकी मुख्य वजह मान रहे हैं। यूरोप में गर्मी का आलम यह है कि नॉर्थ नॉर्वे में भी तापमान 32 डिग्री के आसपास जा पहुंचा है। भीषण गर्मी को देखते हुए स्पेन की राष्ट्रीय मौसम सेवा ने रविवार तक की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्म हवाएं विकराल रूप ले सकती हैं। वहीं भीषण गर्मी को लेकर पहले ही पुर्तगाल और स्पेन के कुछ इलाकों में रेड वार्निंग जारी कर दी गई है। यूरोप में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने का रिकॉर्ड साल 1977 के जुलाई महीने का है। तब ग्रीस के एथेंस शहर में 48 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। साल 2003 में पुर्तगाल में गर्मी का रिकॉर्ड 47.4 डिग्री सेल्सियस था, जबकि स्पेन में पिछले साल जुलाई महीने में 47.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। माना जा रहा है कि आज से लेकर अगले 2 दिनों तक में यह रिकॉर्ड टूट भी सकता है और यूरोप के लोगों को सूरज की तपिश झेलनी पड़ सकती है। पिछले साल दक्षिण यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी से कई लोगों की जान चली गई थी। स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिण फ्रांस, इटली, बाल्कन और हंगरी के ज्यादातर हिस्सों में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान दर्ज किया गया था, जिससे 60 लोगों की मौत लू लगने और जंगलों में आग लगने की वजह से हुई थी, जबकि अरबों डॉलर की फसल को नुकसान हुआ था। और यूपी में बारिश ने तबाही मचा रखी है। आलम यह है कि राजधानी लखनऊ में आज बारिश की वजह से अलग अलग इलाकों में कई जर्जर मकान ढह गए। सबसे बुरी खबर लखनऊ के कैसरबाग इलाके से आई। यहां पर गणेशगंज से आई ये खबर। यहां एक जर्जर बिल्डिंग धराशायी हो गई, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसकी मां बुरी तरह से घायल है।
ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब बिल्डिंग गिरने के बाद मलबा साफ कर रेस्क्यू की कोशिशें की जा रही थी। वहीं लखनऊ से ही एक और इलाके से बिल्डिंग के गिरने की खबर आई। अमीनाबाद के बताशे वाली गली में भी एक मकान गिर गया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कुछ ही घंटे में तीसरा हादसा हुसैनगंज इलाके में भी हुआ। यहां पर बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। उदयगंज में भी एक मकान बारिश की वजह से गिर गया। लखनऊ में लगातार बारिश की वजह से अमौसी एयरपोर्ट पर उड़ानों पर भारी असर देखने को मिला। और अब आपको कानपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पुलिस की जीप पानी से भरे अंडरपास में फंस गई। दरअसल कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से अंडरपास उफनते नाले में तब्दील हो गया, जिसके बाद डायल 100 में सवार ये पुलिस वाले अंडरपास में ही फंस गए। बिल्हौर थाने के ये पुलिस वाले जीप में सवार होकर एक मामले की जांच के लिए मकनपुर जा रहे थे। जैसे ही ड्राइवर ने जीप अंडरपास से पास में घुसाई तो डायल 100 गाड़ी बंद पड़ गई और इसी बीच अंडरपास में पानी बढ़ने लगा। इसके बाद तो पूरी पुलिस टीम की जान आफत में फंस गई। जान बचाने के लिए पुलिस वाले जीप की छत पर चढ़ गए। इसी बीच कुछ लोगों ने इन पुलिस वालों को देखा तो थाने को फौरन खबर दी। इसके बाद क्रेन की मदद से जीप को बाहर निकाला जा सका। वहीं कुछ ऐसा ही हाल बहराइच में भी देखने को मिला, जहां बीजेपी विधायक के घर में बारिश का पानी घुस गया। देखिए, बीजेपी विधायक सुभाष त्रिपाठी का ये घर है जो कि पानी से पूरी तरह लबालब है। विधायक जी का घर ही नहीं, आसपास के दूसरे मकान भी बारिश के पानी से पूरी तरह से डूब चुके हैं। पूरे इलाके ने तालाब की शक्ल ले ली है। बीते देर रात से हो रही बारिश से शहर से लेकर गांव तक पानी पानी है। जल निकासी की व्यवस्था न होने से नाराज विधायक ने प्रशासन से शिकायत की। तब जाकर अधिकारी मौके पर पहुंचे और पंपिंग सेट लगाकर पानी को बाहर निकाला गया। यूपी का लखीमपुर खीरी जिला बाढ़ की मार से जूझ रहा है। यहां शारदा नदी खतरे के निशान से 69 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। यूपी सरकार में राज्य मंत्री स्वाति सिंह बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने लखीमपुर खीरी पहुंची थी। बारिश के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल यह है कि मंत्री को लोगों तक पहुंचने के लिए भी कीचड़, भैंसा गाड़ी और स्टीमर पर चलना पड़ा। मंत्री जी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की और उन्हें हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया। स्वाति सिंह ने करीब 5 घंटे तक बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उन्होंने चौपाल लगाकर गांव वालों की समस्याएं भी सुनी। अब आपको दिल्ली से सटे गुड़गांव की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर महज 5 सेकंड में 4 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। दरअसल गुड़गांव के सेक्टर 64 में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस अभियान के तहत आज कई अवैध दुकानों और इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। इसी दौरान एक 4 मंजिला इमारत को महज 5 सेकंड में जमींदोज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के शहीद जवान औरंगजेब के दोस्तों ने उनकी शहादत का बदला लेने की कसम खाई है। शहीद औरंगजेब के 50 से ज्यादा दोस्त सऊदी अरब से अपनी मोटी तनख्वाह वाली नौकरियां छोड़कर वापस लौटे हैं। इन सभी लोगों का मकसद है कि सेना या पुलिस में भर्ती होकर अपने दोस्त की शहादत का बदला ले सकें। जैसे ही औरंगजेब की मौत की खबर उनके दोस्तों को मिली, सभी ने फैसला लिया था कि वो नौकरी छोड़ देंगे। हालांकि अरब जैसे देश में उनके लिए नौकरी छोड़ पाना इतना आसान नहीं था। बावजूद इसके वो अपने वतन वापस लौट आए। जब औरंगजेब भाई का सुना तो मैं वापस आया। अभी जो हम बदला लेना चाहते हैं, चाहे हमें सेना में भेजे कि सरकार, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। औरंगजेब का बदला लेना है और देश के लिए लड़ना है। घर में आ रहा था, उसके पास हथियार नहीं था, उसको पकड़ के मार दिया। अफसोस है हमें, इसलिए हमें सऊदीया से अभी इधर वापस आने के लिए यही तमन्ना है हमारी कि हमें सेना में भर्ती किया जाए और हम लड़ेंगे उनके साथ और बदला लेंगे। इसी साल 14 जून को आतंकियों ने कश्मीर के पुलवामा में औरंगजेब की हत्या कर दी थी। आतंकियों ने औरंगजेब को रास्ते से उस वक्त अगवा किया था जब वो ईद की छुट्टियों के लिए घर जा रहे थे। औरंगजेब आतंकी तलहा रशीद को मारने वाली टीम का हिस्सा थे। अगवा किया गया उन्हें और फिर उनकी हत्या कर दी गई। तब शोक में डूबे औरंगजेब के पिता मोहम्मद हनीफ ने खुद अपने बेटे की मौत का बदला लेने की बात कही थी और अब 2 महीने बाद शहीद औरंगजेब के गांव सलानी में उनके करीब 50 दोस्त जुट रहे हैं, जो आतंकियों से औरंगजेब की मौत का बदला लेना चाहते हैं। तो जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे आतंकियों में बीटेक छात्र खुर्शीद अहमद मलिक भी शामिल है, जो कि कुछ दिन पहले ही आतंक का रास्ता उसने अपनाया था। वहीं दूसरा आतंकी सोपोर का रहने वाला था।
खुर्शीद कुछ दिन पहले अपने घर से गायब हो गया था, जिसके बाद उसके परिवार के लोगों को सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली कि उसने आतंकी संगठन का दामन थाम लिया है। उसकी मां और बहन ने उसे आतंकी राह छोड़कर घर वापसी की गुहार भी लगाई, लेकिन वो नहीं लौटा और आतंकी बनने के महज 48 घंटे के अंदर ही मारा गया। हमारे पास इंफॉर्मेशन आया था, हमने उनको एक बार नहीं 4 बार मौका दिया सरेंडर होने के लिए। वो सरेंडर होना नहीं चाहते थे और उसके बाद उन्होंने फायर खोला हमारे ऊपर और ऑपरेशन चलता रहा और उसके बाद वो दोनों टेररिस्ट को हमने मार गिराया और हमारा एक सोल्जर भी स्वर्गवास प्राप्त हुआ। और अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग की तस्वीरें, जहां आतंकियों के नापाक मंसूबे एक बार फिर सामने आए। पहली तस्वीर शोपिया की है, जहां बैंक में घुसे आतंकियों की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। जम्मू कश्मीर बैंक की शोपिया ब्रांच में कुछ आतंकी घुस आते हैं और उसके बाद हथियार दिखाकर लोगों को डराते हैं और फिर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर अनंतनाग की है, जहां सीआरपीएफ जवानों पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। आतंकियों ने एसबीआई बैंक की शाखा के बाहर सीआरपीएफ जवानों पर ग्रेनेड फेंका और गोलीबारी की। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान और पुलिसकर्मी घायल हो गए। महाराष्ट्र के सांगली में एक 8 महीने की गर्भवती महिला से गैंगरेप की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। सतारा की रहने वाली महिला के साथ 8 लोगों ने मिलकर दरिंदगी को अंजाम दिया। घटना मंगलवार की है। पीड़ित महिला अपने पति के साथ तासगांव में एक मीटिंग के लिए गई थी, जो कि अपने होटल के लिए कर्मचारियों की तलाश कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुकुंद माने नाम के शख्स ने महिला और उसके पति को फोन करके तुर्ची फाटा बुलाया और 20,000 रुपए एडवांस लाने के लिए भी कहा। इसके बाद जब दोनों पति पत्नी आरोपी के बताए हुए पते पर पहुंचे तो 8 लोगों ने पहले दोनों की बेरहमी से पिटाई की और फिर महिला को कार में बंद करके उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उनके साथ लूटपाट भी किया। आरोपियों ने महिला और उसके पति को जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन 48 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई। जैन मुनि नयन सागर विवादों में फंस गए। दरअसल जैन मुनि पर एक छात्रा को अगवा करने का आरोप लगा है। एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जैन मुनि नयन सागर एक लड़की के कमरे में जाते दिख रहे हैं। ये सीसीटीवी वीडियो यूपी के मुजफ्फरनगर के दिगंबर जैन मंदिर का बताया जा रहा है। घर वालों का दावा है कि सीसीटीवी में दिख रही लड़की उनकी बेटी है, जो 28 जुलाई से लापता है और हरिद्वार में एक कॉलेज से एमटेक की पढ़ाई कर रही है। हालांकि जैन मुनि नयन सागर आरोपों को नकार रहे हैं। अब बात बीजेपी के बंदूक वाले जश्न की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जश्न में मग्न एक नेता ने सरेआम हवाई फायरिंग कर डाली। दरअसल उज्जैन में बीजेपी के नगर अध्यक्ष विवेक जोशी का शपथ ग्रहण होना था। उससे पहले महाकाल मंदिर से एक स्वागत रैली निकली। जब रैली बीजेपी कार्यालय पहुंची तो बीजेपी नेता विशाल राजौरिया ने बंदूक निकालकर हवा में फायरिंग शुरू कर दी। राजौरिया ने 3 राउंड फायरिंग की, जिससे रैली में अफरा तफरी भी मच गई। हालांकि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने राजौरिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। और अब बात सुप्रीम कोर्ट की, जिसे बहुत जल्द 3 नए जस्टिस मिलने वाले हैं। एक लंबे इंतजार और तकरार के बाद मोदी सरकार ने कोलिजियम की सिफारिश को आखिरकार मान लिया। सूत्रों से खबर है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की सिफारिश पर मुहर लगा दी है और अगले हफ्ते तक 3 जजेस की नियुक्ति का आदेश राष्ट्रपति सचिवालय से जारी हो सकता है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाने वाला है। उनमें उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के.एम. जोसेफ का नाम है। साथ ही मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनीत शरण को भी प्रमोट कर सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाने वाला है। दरअसल जस्टिस के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जाने को लेकर कोलिजियम और सरकार में ठग गई थी। सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने जस्टिस जोसेफ के नाम पहले भी सरकार के पास भेजा था, लेकिन सरकार ने जस्टिस जोसेफ के नाम पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था। सरकार ने वरिष्ठता का हवाला देते हुए कहा था कि जस्टिस जोसेफ से भी कई सीनियर जजेस हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त नहीं किया गया है। हालांकि कोलिजियम ने सरकार की दलीलों को तवज्जो नहीं दी और फिर से जस्टिस जोसेफ के नाम की सिफारिश की, जिसके बाद आखिरकार सरकार को जस्टिस के.एम. जोसेफ के नाम पर हामी भरनी पड़ी।
राजधानी दिल्ली में स्कूली छात्र छात्राओं की सेहत से खिलवाड़ का बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ के समीरपुर बादली इलाके में अवैध रूप से केमिकल फैक्ट्रियां चलाई जा रही थी। ये फैक्ट्रियां ऐसी जगह पर चल रही थी जहाँ कई सरकारी स्कूल बने हुए हैं। इन स्कूलों में 5 से 6 हजार बच्चे पढ़ते हैं। दिल्ली की हवा में जहर घोलती ये अवैध फैक्ट्रियां यूं ही चलती रहती, अगर इनसे होने वाले प्रदूषण की चपेट में आकर आसपास के स्कूलों की कई छात्राएं बीमार न पड़ती। इसके बाद इंडिया न्यूज ने प्रभावित इलाके में पहुंचकर हालात का जायजा लिया। वोमिटिंग भी हुई थी 2 बारी और सर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है और स्मेल भी बहुत ज्यादा आती है। पोल्यूशन तो है, ये फैक्ट्री के कारण बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। छात्राओं की बीमारी की वजह सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। नींद से जागे अधिकारियों ने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से चल रही 11 फैक्ट्रियों को सील कर दिया। अलीपुर की एसडीएम ईरा सिंघल की अगुवाई में ये सारी कार्रवाई। तो जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमने इंस्टेंट एक्शन लिया है। विदिन 25 मिनट्स माई टीम वाज हियर एंड वी सील्ड एवरीथिंग। अब वही बात है, इन्फॉर्मेशन नहीं आती है क्योंकि आप ये देखिए ना, इलीगल फैक्ट्रीज हैं, विच मीन्स इनको किसी ने परमिशन ही नहीं दी है। इन्होंने किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पे आके ऐसे बैठ के खोल गए हैं। एंड जैसे ही हमें पता चला, वी हैव इंस्टेंटली टेकन एक्शन। आपने हवा में फाइटर जेट की कलाबाजी की तस्वीरें तो कई बार देखी होंगी, लेकिन किसी यात्री विमान का आसमान में करतब दिखाते हुए पहली बार वीडियो सामने आया है। जिस तरह एक विमान तेजी के साथ रनवे से उड़ा और चंद सेकंड में हवा में कलाबाजी करने लगा, ये तस्वीरें अब आपको इसकी बानगी दिखाई देंगी। तस्वीरें ब्रिटेन की हैं, जहां ये विमान किसी फाइटर जेट की तरह आसमान में करतब दिखाते हुए कैमरे में कैद हो गया। हालांकि इस विमान में कोई यात्री सवार नहीं था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस विमान का नाम हरक्यूलिस C-130 है और ये वीडियो एक एयर शो के दौरान था। चलिए अब बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर बन रही फिल्म दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की। शुरू से ही विवादों से घिरी इस फिल्म से अब एक नया विवाद जुड़ गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर विजय गुट्टे को जीएसटी इंटेलिजेंस विंग ने गिरफ्तार कर लिया है। विजय पर 34 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोप यह है कि गुट्टे की कंपनी वीआरजी डिजिटल ने एनिमेशन और मैन पावर के लिए दूसरी कंपनी से 34 करोड़ के फेक इनवॉइसेस लिए। बताया भी जा रहा है कि इस दूसरी कंपनी पर पहले से 170 करोड़ रुपए के जीएसटी फ्रॉड का आरोप है। खबरों के मुताबिक गुट्टे मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को सहयोग नहीं कर रहे हैं। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। उन्हें 14 अगस्त तक के लिए आर्थर रोड जेल भेज दिया गया है। विजय महाराष्ट्र के नेता रत्नाकर गुट्टे के बेटे हैं, जो कि 2014 में एनडीए कैंडिडेट के रूप में महाराष्ट्र के परभनी जिले के गंगाखेड़ से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। गुट्टे के पिता पर 5500 करोड़ के बैंक घोटाले का आरोप भी लग चुका है। बतौर निर्देशक विजय रत्नाकर गुट्टे की दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पहली फिल्म है। फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। ये फिल्म मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय मारू की किताब पर आधारित है। फिल्म में अनुपम खेर मनमोहन सिंह की भूमिका में नजर आएंगे।